Yes, good morning, students. Please raise your hands if my audio and video is clear. ओके, स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक को। अभी तक हमने देखिए इस चैप्टर में स्टडी क्या क्या कर लिया। हीट एनर्जी को डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर क्या होता है। और टेम्परेचर को डिस्कस करने के बाद हमने थर्मोमेट्री को भी स्टडी किया कि हम लोग किस तरह से एक टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स का हमने क्या पढ़ा, कन्वर्जन भी स्टडी किया और न्यूमेरिकल्स भी देखी है। अब हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की आइडियल गैस इक्वेशन। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड थर्मोमेट्री, मॉडर्न थर्मोमेट्री एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV is equal to nRT. दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वेयर P is the pressure of gas and V is the volume of the gas and R number of moles, कि हमने कितने मोल गैस को यूज किया है एक्सपेरिमेंट में। सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। देखिए इसका जो ब्रीफ डिस्कशन है ना, वो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे कि 8.31 की वैल्यू कैसे आती है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अभी इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है इस चैप्टर में आइडियल गैस इक्वेशन का, क्योंकि इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये इक्वेशन बनी है। डिफरेंट डिफरेंट लॉज को कंबाइन करके ये इक्वेशन बनाई गई है। T is the temperature of the gas. T is the temperature of the gas. Okay. तो डिफरेंट डिफरेंट लॉज को स्टडी करते हैं, उसके थ्रू इसका डिडक्शन किया गया है, इसको बनाया गया है। सबसे पहले आएगा बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड थे? वो एक्सपेरिमेंट थे गैस से रिलेटेड, प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड, प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड। तो देखिए क्या एक्सपेरिमेंट था इनका, लो क्या था इनका, लो ये था दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम अगर कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन से रिलेटेड ही तो है। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द वॉल्यूम, दिस इज द बॉयल्स लॉ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पिस्टन है, मैं अलग अलग आपको डायग्राम बना करके बता देता हूँ दोनों कंडीशंस के। ये एक सिलेंडर था, इसमें ये पिस्टन फिक्स किया हुआ है और इसमें ये गैस है। गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और इसकी वजह से यहाँ का कुछ प्रेशर होगा
फॉर एग्जाम्पल से इट्स प्रेशर इज 1 atm, ये इसका प्रेशर 1 atm है। अब हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके इसको डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने पर क्या होगा, ये पिस्टन इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये इसकी नई पोजीशन आ चुकी है, और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं, क्लोजली स्पेस्ड हो चुके हैं। तो जब आप पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करोगे, डाउनवर्ड पुश करने पर पहले इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था, अब इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसमें क्या डिक्रीज हो रही है, तो आंसर है वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। वॉल्यूम के डिक्रीज होने पर हमने देखा कि जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे, और क्लोजली स्पेस्ड होने के बाद उनके जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब मॉलिक्यूल को यहां से चल करके इतनी दूर जाकर के टकराने की जरूरत नहीं है, अब मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल आसपास है, तो अब इसके लिए क्या हो गया, ये पाथ छोटा हो गया, इसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ये जो पाथ होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको मीन फ्री पाथ बोला जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन्स, दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन के जो बीच की डिस्टेंस है। तो अगर ये पाथ छोटा हो जाएगा, मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, तो इस केस में कॉलिजन होने में कम समय लगेगा, मतलब जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली कॉलिजन होंगे। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन, दैट वी आर कंप्रेसिंग द गैस। तो जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, वॉल्यूम तो कम होती है, प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम कम होती है और प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम को हाफ कर दोगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा, जैसे कि इस केस में मैंने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो प्रेशर यहाँ पर कितना हो चुका होगा, प्रेशर 2 atm हो चुका होगा। वॉल्यूम हाफ करेंगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा। अब इसका दूसरा पॉइंट समझिए, अगर एक्सपेंशन हो तो, एक्सपेंशन होगा तो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। देखिए जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो कंटेनर की पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं किसी भी गैस के, वो क्या करते रहते हैं, वो कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने स्टडी किया था कि हीट एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो हीट एनर्जी मोशन से ही तो रिलेटेड है, हीट एनर्जी मोशन से ही तो रिलेटेड है, प्रेशर भी मोशन से रिलेटेड है। पार्टिकल अगर ऐसा चल करके जाते हैं और सामने जाकर के वॉल को हिट करते हैं, तो वॉल को हिट करते हैं तो वॉल पर फोर्स लगाते हैं, और पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगाते हैं उसको हम प्रेशर बोल देते हैं। पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर। तो एक मॉलिक्यूल प्रेशर क्रिएट कर रहा है कंटेनर की वॉल्स पे, उसका रीजन भी क्या है, पार्टिकल्स का मोशन। तो मोशन के कारण ही ये पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी कारण से ये पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। और जो प्रेशर है वो भी किसके कारण से, वो भी पार्टिकल्स के मोशन के कारण से है। हीट एनर्जी भी पार्टिकल के मोशन को ही बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए। ये एक सिलेंडर जिसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, और ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ये पिस्टन की नई पोजीशन आ जाएगी, दिस वन। तो ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जा रहा है, यहाँ पर आ चुका है। अगर ये यहाँ पर आ चुका है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये कौन सी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन में क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल पहले क्लोजली स्पेस थे, कोलिजन जल्दी हो रहे थे, प्रेशर ज्यादा था। तो हमने क्या किया, पिस्टन को रिलीज कर दिया, पिस्टन को रिलीज करते ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, और पिस्टन जब ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर चला गया, तो अब इतना स्पेस हो चुके हैं, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं, ऐसा एक्सपेंड हो चुके हैं, फैल चुके हैं इस पूरे बीकर के अंदर, इस पूरे बीकर में ऐसा फैल चुके हैं। अब इस केस में इन मॉलिक्यूल्स को ऐसा ट्रेवल करके जाने में थोड़ा ज्यादा रास्ता ट्रेवल क्या करना पड़ेगा, मीन फ्री पाथ इसका बढ़ जाएगा। मीन फ्री पाथ अगर इसका बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में वॉल्यूम तो इंक्रीज होगी, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ, इसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वॉल्यूम, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी, ये भी बोला जा सकता है। तो कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगी और प्रेशर कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा कि ये जो
प्रोपोर्शनेट का सिंबल है, इसको यहां से हटाएंगे और एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। वो गैस के नेचर पे भी तो डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर लगाएगा, वो सिर्फ वॉल्यूम पे थोड़ी डिपेंड करेगा, उसके गैस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो उस क्वांटिटी को इसमें ऐड करने के लिए हम प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटा करके यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं, और ये कांस्टेंट डिपेंड करता है गैस के नेचर पे, एंड डिवाइड बाय वी। ये वी को इधर ले आओ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। पहले एग्जांपल में क्या हो रहा था, पहले एग्जांपल में कंप्रेशन हो रहा था, ये पिस्टन डाउनवर्ड आ रहा था, डाउनवर्ड आकर के यहां तक आ चुका था। तो इस केस में वॉल्यूम हाफ हो रही थी और प्रेशर क्या हो रहा था, प्रेशर हो रहा था डबल। वॉल्यूम हाफ हो रही है और प्रेशर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो जितनी क्वांटिटी में वॉल्यूम डिक्रीज होगी उतनी क्वांटिटी में प्रेशर बढ़ जाएगा। ये होगा कब, ये होगा कंप्रेशन के टाइम पे। और एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन में जितनी वॉल्यूम बढ़ेगी उतना प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी जितना बढ़ेगी दूसरी क्वांटिटी उतना ही कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। किसी भी गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज बॉयल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं चार्ल्स लॉ को। फिर इनको कंबाइन कर देंगे, इससे आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। देखिए चार्ल्स ने क्या बताया, उन्होंने रिलेशन बनाया किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। अब इसके एक्सपेरिमेंट्स को समझिए। अच्छा पहले मैं वो रिलेशन लिख देता हूं, दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। जो वॉल्यूम होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ये सिलेंडर है और इसके अंदर ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये पिस्टन फ्री है, हमने इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं लगा रखा। ये पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में मूव कर सकता है इजीली, इसको हमने फ्री छोड़ा हुआ है। सो दिस इज फ्री। ओके, अब यहां पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब ये पिस्टन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर है। बाहर से एयर का प्रेशर कितना है, ये हमने डिस्कस किया था 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये प्रेशर है एयर का, और ये गैस भी क्या कर रही है, गैस भी ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखो ये पार्टिकल सब जगह पर टकराएंगे। तो इस बात को समझो, ये पार्टिकल ऐसा टकराएंगे तो पिस्टन के ऊपर भी प्रेशर लगाएंगे, वॉल्स के ऊपर भी लगाएंगे, लेकिन वॉल्स मूव नहीं कर सकते। प्रेशर सब तरफ इक्वल होता है, गैस का जो प्रेशर होता है सब डायरेक्शन में इक्वल होता है। ये पास्कल की लॉ है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि द प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू द गैस और लिक्विड इज इक्वल। सब डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। ओके, लेकिन वॉल्स तो मूव नहीं कर सकती, वो तो फिक्स है। हमने किसको फ्री रखा हुआ है, हमने पिस्टन को फ्री रखा हुआ है। तो पिस्टन इस प्रेशर के कारण ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो अभी ये मूव नहीं कर रहा, अभी ये मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि अंदर का प्रेशर भी 1 atm है। तो ये गैस का जो प्रेशर है ये भी कितना है, दिस इज ऑल्सो 1 atm। अब क्या होगा, अच्छा इसने कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रखी है, ये इसकी वॉल्यूम है V। अब मैंने यहाँ पे एक बर्नर लगाया, बर्नर लगा करके इस गैस को हीटअप करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया। और जो इस कंटेनर की वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग वॉल्स हैं। जो कंटेनर की वॉल्स हैं वो कैसी वॉल्स हैं, वो कंडक्टिंग वॉल्स हैं। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी इन वॉल्स के थ्रू अंदर के मॉलिक्यूल्स में। तो जैसे ही ये गर्म होगा, जैसे ही ये गर्म होगा, ये पार्टिकल्स हाई वेलोसिटी से चलना शुरू कर देंगे। और अगर हाई वेलोसिटी से जाकर के पिस्टन से टकराएंगे तो उस पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे और ये पिस्टन धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या इंक्रीज होगा, तो आंसर है टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये पिस्टन काम मूव करना शुरू कर रहा है, ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इस तरह से,
और अपवर्ड डायरेक्शन में जाकर के ऐसा क्या दिखा रहा है, एक्सपेंशन दिखा रहा है, तो गैस एक्सपेंड हो रही है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वॉल्यूम भी क्या होगी, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ने लगता है, ये पिस्टन ऊपर चला जाता है, मॉलिक्यूल फिर से दूर दूर हो जाते हैं, फिर से प्रेशर 1 atm हो जाता है। तो एक्सपेंशन में जब आप ऐसा एक्सपेंशन करोगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इंक्रीज होती जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज। अच्छा, इसमें भी क्या था, टीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाली लॉ भी कब फॉलो होती है, ये वाली लॉ भी कब फॉलो होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे थे वो सारे एक्सपेरिमेंट, जो भी मैंने आपको एक्सपेंशन और कंप्रेशन के एक्सपेरिमेंट बताए थे, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज बॉयल्स लॉ। और ये चार्ल्स लॉ में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर मैं इस गैस को गर्म करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी, एक्सपेंड होती जाएगी। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि गैस को गर्म करने पर या किसी भी सब्सटेंस को गर्म करने पर क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम यहाँ पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, दैट इज चार्ल्स लॉ। ओके, अब ये गैस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना वॉल्यूम में चेंज आता है। सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, गैस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो उस क्वांटिटी को इसमें ऐड करने के लिए हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय T। T मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, सो V अपॉन T इज कांस्टेंट फॉर ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी वॉल्यूम बढ़ेगी, लेकिन इन दोनों का जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर फॉर ए गैस। किसी भी गैस के लिए, किसी भी एक गैस के लिए जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसी रेशो में वॉल्यूम बढ़ रही है। इन दोनों का, उसी क्वांटिटी में वॉल्यूम बढ़ रही है, इन दोनों का रेशो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। आपने टेम्परेचर डबल किया तो वॉल्यूम भी डबल होगी, टेम्परेचर 3 टाइम्स किया तो वॉल्यूम भी 3 टाइम्स होगी, टेम्परेचर को 4 टाइम्स करोगे तो वॉल्यूम भी 4 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन इनका रेशो क्या रहेगा, इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इनका रेशो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। सो दिस इज चार्ल्स लॉ। एक लॉ और होती है जिसको रिग्नॉट लॉ या गैलुसाक लॉ भी बोला जाता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर इनको कंबाइन कर देंगे, इनको कंबाइन करके क्या बन जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गैलुसाक लॉ। उसमें क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। गैलुसाक लॉ में क्या पढ़ते हैं हम, जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। गैलुसाक लॉ या इसको रिग्नॉल्ट लॉ भी बोलते हैं, रिग्नॉल्ड्स लॉ। देखो इसमें जनरल सी बात है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है, मतलब कंटेनर के अंदर जो पिस्टन होगा उसको मूव नहीं करने देना है, वो पिस्टन वहीं पर रहना चाहिए, पिस्टन वहीं पर रहना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है। जैसे ये मैंने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया और इस पिस्टन को इस जगह पर फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा, तो गैस की वॉल्यूम चेंज नहीं होनी चाहिए। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, यहाँ का टेम्परेचर अभी 27 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर है, और रूम टेम्परेचर पर यहाँ का प्रेशर है 1 atm। अब मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, जैसा कि हम लोग प्रेशर कुकर में करते हैं,
प्रेशर कुकर के अंदर खाना पकाने के लिए उसको क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। वो क्लोज कंटेनर ही तो होता है, वॉल्यूम क्या नहीं होती, इंक्रीज नहीं होती। ओके, तो जैसे ही हम उसको हीटअप करेंगे, हीटअप करने पर क्या होगा, ये पार्टिकल्स के मोशन इंक्रीज हो जाएंगे, हीट एनर्जी मिलेगी। गर्म करने पर, इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये फास्ट मूविंग हो जाएंगे। अगर ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हो जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये पार्टिकल जब जा करके इस बॉल के साथ टकराएगा, इस बॉल के साथ कोलाइड करेगा ऐसा, तो पहले से ज्यादा फोर्स लगाएगा, और पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगाएगा मतलब कि प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो आप जैसे ही इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या इफेक्ट दिखेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा होगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा। आपने इसको और गर्म किया, टेम्परेचर को डबल कर दिया, 27 से कितना कर दिया, इसको डबल कर दिया। जैसे ही इसको डबल किया, हमने देखा कि प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर 2 atm हो गया। तो टेम्परेचर डबल करते ही प्रेशर डबल हो जाता है। ओके, तो इस तरह से प्रेशर को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या रखनी पड़ेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। वॉल्यूम क्या रखनी पड़ेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। अब इसमें भी प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट इनटू टी। अब टी जो है मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, दिस विल बी पी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द रिक्नॉल्ट लॉ। ये गैलोसाक लॉ है या रिग्नॉल्ट लॉ है। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जितनी क्वांटिटी में आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आपने टेम्परेचर को डबल किया तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, लेकिन इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, कौन सी वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब इन तीनों लॉज को कंबाइन कर देते हैं। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और पी अपॉन टी इज इक्वल टू भी कांस्टेंट है। तो जब इन तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी। कंबाइन करने पर आपको ये इक्वेशन मिलेगी, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट था, वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट था, पी अपॉन टी भी कांस्टेंट था, मतलब कि टेम्परेचर इसके डिवाइड में आएगा, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट रहता है। तो पीवी अपॉन टी कांस्टेंट आएगा। और अगर हमारी गैस, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो 1 मोल गैस से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इस कांस्टेंट का नाम क्या रखा जाएगा, इस कांस्टेंट का नाम रखा जाएगा आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यही होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी। दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और किसी भी गैस के लिए ये होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये एक कांस्टेंट है। तो कोई भी गैस, कौन सी गैस, तो आंसर है आइडियल गैस। रियल गैस की बात नहीं कर रहे, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। आइडियल गैस क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप आइडियल गैस लोगे, आइडियल गैस में पीवी अपॉन टी का जो रेशियो होगा वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। किसके बराबर आएगा, 8.31 के। और अगर ये 1 मोल गैस नहीं है तो यहाँ पर एन भी आएगा, पीवी अपॉन एन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 8.31 जूल की एनर्जी होती है गैस के पास। कितनी गैस के पास, 1 मोल गैस के पास। और कितने डिग्री पर, कितने केल्विन पर, 1 केल्विन पर। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको किसी 1 मोल गैस का, 1 मोल आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है, तो 8.31 जूल की एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। कितनी गैस को, पर मोल गैस। अगर आपको किसी गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है तो 8.31 जूल की एनर्जी आपको उस गैस को देनी पड़ेगी। कितनी गैस को, तो आंसर है 1 मोल गैस। तो दिस इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, 1 मोल गैस के लिए इतना है। तो अगर n मोल गैस हो, तो अगर n मोल गैस होगी तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो n को इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, n को इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, सो दिस विल बी एन आर। ये डिवाइड में था, इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में आ गया। तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, n मोल गैस का टेम्परेचर। ओके,
ये टी भी डिवाइड में है, इसको भी इधर ले आते हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस क्या होती है उसके बारे में समझिए। आइडियल गैस वो गैस होती है जिसको हम लोग, जिसके बिहेवियर को हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, और उसी के बेसिस पर दूसरी गैसेस के बारे में बताया जाता है। देखो, आइडियल गैस के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इतनी दूर होने चाहिए कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, नो इंटरेक्शन, किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, लेकिन इनका आपस में क्या नहीं होगा, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। दूसरा, इन पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मोशन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन की सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरा, जब ये कोलाइड करेंगे तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या नहीं होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, नो एनर्जी लॉस। कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले टोटल एनर्जी गैस की कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये किसके हैं, ये आइडियल गैस की। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या माने जाते हैं, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फेरिकल शेप के माने जाते हैं, और इनके जो कोलिजन्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो इनके जो कोलिजन्स हैं वो क्या माने जाते हैं, वो माने जाते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो दिस इज आइडियल गैस। और ये जो गैस है इसमें मॉलिक्यूल इतनी दूर होंगे कि जो गैस की डेंसिटी होगी वो कैसी रखनी पड़ेगी, लो डेंसिटी। मॉलिक्यूल दूर होने चाहिए, दूर होंगे तभी तो एक दूसरे पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब गैस के पार्टिकल्स में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी गैस को क्या बोला जाता है, आइडियल गैस बोला जाता है। तो ये आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज है। कोलिजन इलास्टिक होते हैं, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, टोटल एनर्जी हमेशा गैस की कांस्टेंट रहती है। मॉलिक्यूल्स कैसे माने जाते हैं, स्फेरिकल शेप के माने जाते हैं। और मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी दूर होते हैं, वो इतनी लो डेंसिटी होती है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, कोई रिपल्शन फोर्स नहीं है, और इन पर ग्रेविटी का भी इफेक्ट नहीं होता। ग्रेविटी का इफेक्ट तो कम ही होता है। हम लोग देखते हैं ना, जो गैस होती है वो क्या करती है, पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, और रैंडम मोशन करते हुए ये सब डायरेक्शन में फैल जाते हैं और कंटेनर की पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। सो दिस इज आइडियल गैस। तो ये कैसी गैस होती है, ये आइडियल गैस होती है, और इसी गैस के लिए इक्वेशन बनाई गई है, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अब हम बात करते हैं इसका थर्मोमीटर बनाने में क्या यूज है। केल्विन ने इसी को तो स्टडी किया था, इसके बेसिस पर ही तो अपना थर्मोमीटर लिखा था, जिसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। जिसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। So this is ideal gas and ideal gas equation. देखो, अभी मैंने आपको एक लॉ बताया था जिसमें आपने ये पढ़ा था, लास्ट वाला जो लॉ था, गैलिसॉफ लॉ। उसमें आपने ये स्टडी किया था कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, उस ग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्राफ में एक एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। तो ये एक्सिस हम यूज करेंगे टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और ये प्लस में लिख रहे हैं टेम्परेचर, इधर जो टेम्परेचर लिख रहे हैं वो किस में लिख रहे हैं, वो माइनस में लिखेंगे, -T डिग्री सेल्सियस। एंड दिस लाइन विल गिव द प्रेशर, कि कितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है गैस का, कितना कम हो रहा है, ये प्रेशर के बारे में बताएगा। यहाँ पर प्रेशर 0 है, ये 0 वाली लाइन आ जाएगी। ओके, ये टेम्परेचर को बता रहा है, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस में लिखा गया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या गैस का प्रेशर 0 होता है क्या, आंसर है नो।
आप नाइट्रोजन गैस को लो, नाइट्रोजन गैस को कंटेनर में रखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रेशर 0 थोड़ी होगा, वो पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। तो मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पर इस गैस को भरा, नाइट्रोजन गैस को, ये नॉर्मल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस ऐसा इंक्रीज करूंगा तो क्या इंक्रीज होगा? तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या इंक्रीज होगा? तो आंसर है प्रेशर इंक्रीज होगा। दिस लाइन इज शोइंग द प्रेशर, ये लाइन जो है ये प्रेशर को बता रही है। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। अब वो पहले से फास्ट मूविंग हो जाते हैं, अब ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं वॉल्स के ऊपर। तो सिंपल सी टर्म है, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर कम करेंगे तो, अब इसका रिवर्स करते हैं, अब इसका रिवर्स करोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। तो देखिए टेम्परेचर को फिर कम किया गया -100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर टेम्परेचर को ले जाया गया -200 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे एक्सपेरिमेंट यहाँ तक ही सीमित है। इससे लो टेम्परेचर उस समय पर इससे लो टेम्परेचर अटेन करना पॉसिबल नहीं था। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, लो टेम्परेचर पर भी देखा गया कि कुछ ना कुछ प्रेशर तो होता है गैस का। आप इसका टेम्परेचर कम करोगे तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, ये स्लो मूविंग हो जाएंगे। अगर स्लो मूविंग हो जाएंगे, अगर ऐसा धीरे धीरे चल करके जाएगा और सामने जाकर के टकराएगा तो पहले से कम प्रेशर अप्लाई करेगा। तो अगर इनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो पहले से कम प्रेशर अप्लाई करेगा। फिर इस ग्राफ को यहाँ तक टेम्परेचर कम करते करते एक्सपेरिमेंट किए गए -200 डिग्री सेल्सियस तक। इससे कम टेम्परेचर पर करेंगे तो क्या होगा, इस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रापोलेटेड करना पड़ेगा। एक्स्ट्रापोलेटेड का मतलब है कि इस ग्राफ को इसी तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक्स्ट्रापोलेटेड करने का मतलब क्या होता है कि इस ग्राफ को इसी तरह से लीनियरली क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। तो लीनियरली इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, देखिए इसको मैंने आगे बढ़ाया और ये यहाँ जाकर के इस पॉइंट पर मिल रहा है। और ये जो टेम्परेचर है ये है 273.15 डिग्री सेल्सियस, 273.15 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द टेम्परेचर एंड दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। और ये लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर 0 केल्विन हो सकता है। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसी को क्या नाम दिया गया है, इसी को 0 केल्विन नाम दिया गया है। और 0 केल्विन को क्या बोलते हैं, 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। 0 केल्विन को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या 0 केल्विन का क्या मतलब है, 0 केल्विन का मतलब है कि उस गैस का प्रेशर 0 हो चुका है। देखो ये ग्राफ ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है और इस लाइन पर क्या होता जा रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये ग्राफ आगे जाकर के यहाँ मिलेगा, इस लाइन पर मिलने का मतलब है कि प्रेशर क्या हो चुका है, प्रेशर 0 हो चुका है। तो अल्टीमेटली 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिसपे ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, जिस पर ये मॉलिक्यूल रुक जाएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल रुक जाएंगे तो ये कंटेनर की वॉल्यूम को भी नहीं ऑक्यूपाई कर पाएंगे। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर पाएंगे। अगर मूव नहीं कर पाएंगे तो हम बोलेंगे इसकी वॉल्यूम भी 0 हो जाएगी। अगर ये कंटेनर के साथ टकरा भी नहीं पा रहे हैं तो प्रेशर भी 0 हो जाएगा। तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन, जिस पर उस गैस का प्रेशर, उस गैस की वॉल्यूम क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये ग्राफ को और आगे नीचे की तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम कभी भी क्या नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सबसे कम टेम्परेचर ये है। अगर किसी और गैस के लिए करेंगे तो, किसी और गैस के लिए करोगे थोड़ा अलग बिहेवियर दिखेगा। वो बिहेवियर कैसा होगा, सबसे पहले इसी तरह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर इंक्रीज होगा, ये ग्राफ आएगा। फिर आगे जाकर के वो ग्राफ भी कहाँ मिलेगा, अगर आप किसी और गैस के लिए इसको बनाते हैं ग्राफ को, तो वो ग्राफ भी लगभग ऐसा ही होगा। वो ग्राफ भी लगभग ऐसा ही होगा जैसे यहाँ पर प्रेशर था 0 डिग्री सेल्सियस पर, किसी गैस का प्रेशर थोड़ा ज्यादा था तो ये आएगा प्रेशर। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। कम होते होते लास्ट में उसके उस ग्राफ की लाइन भी कहाँ मिलेगी, 0 केल्विन पर ही मिलेगी, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस।
कोई तीसरी गैस ले रहे हैं, कोई अलग गैस ले रहे हैं, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना प्रेशर होता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर कम करते हैं तो प्रेशर कम होता है, और इसकी जो इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो इसकी लाइन भी कहां पर जाकर के मिल जाती है ग्राफ पर, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो आप अलग अलग गैसेस लेंगे, ए बी और सी, तीन गैसेस लिए, तीनों गैसेस का जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होगा वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसी को केल्विन ने क्या नाम दिया, इसको केल्विन ने नाम दिया 0 केल्विन। इसको क्या नाम दिया केल्विन ने, 0 केल्विन टेम्परेचर। सो दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो 0 केल्विन का मतलब होगा कि गैस का प्रेशर और वॉल्यूम 0 हो चुके हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। सो दिस इज एब्सोल्यूट स्केल, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोला जाता है।